देखो बेटे, so in the last class we have discussed the concept of work done, and today we will move ahead from there. We have seen some questions also. So आज हम लोग पढ़ेंगे work done by spring force. Work done by spring force. नोट में आप एक बात लिख लीजिएगा कि स्प्रिंग फोर्स है ना, दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. ओके, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है ना, यानी कि स्प्रिंग फोर्स के कारण एनर्जी का लॉस नहीं होता. आइडियल स्प्रिंग की बात होती है. वैसे तो प्रैक्टिकली जो स्प्रिंग्स होते हैं उनमें थोड़ा सा लॉस ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन आइडियल केस की यहाँ पे बात होती है. तो आइडियल स्प्रिंग्स में लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है. स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, है ना. नमस्ते बेटा, बैठ जाओ, थोड़ा ध्यान देना इस पे, है ना. कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है, कौन नहीं कंजर्वेटिव है, इन सब चीजों को समझिए. स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. नोट्स इनको आप दे दीजिएगा सो दैट यू कैन प्रिपेयर. इसके दो लेक्चर्स इसके हुए ना, बाकी केमिस्ट्री वाले भी. ओके, आज ही कंप्लीट कर लेना सारे जो बचे हुए नोट्स हैं, तो मैं कल डिस्क्राइब कर दूंगा. So work done by spring force is conservative force. It is conservative in nature. सेकेंड केस आप यहाँ पर जानिए कि हमें वर्क स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स. एस एस लिखने का मतलब स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हैं. तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है माइनस के इंटू एक्स, है ना. माइनस के इंटू एक्स. ध्यान से देखो, वेयर वेयर एक्स is displacement of end of spring from its natural length. natural length. तो आप क्या देखेंगे, माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और फोर्स जो है वो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना. हाँ पढ़ाया है, तो अब उसका वर्क निकालेंगे ना, तो एक फोर्स रिवाइज तो हो जाए. बिल्कुल पढ़ाया है. देखो, जब भी मैं चीजों को बताता हूँ ना, तो पुरानी चीजें रिपीट कर देता हूँ, है ना. आपको याद है, ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए. ये स्प्रिंग हो गया. मान लो कि दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग एल नॉट, यानी कि स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा. सो एल नॉट इज नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग. नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग. अब देखो, यही जो स्प्रिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, व्हाट यू कैन सी लाइक दिस. तो पहले यहां तक का लेंथ था, अब ये जो हो गया, यही जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज योर एक्स. यही आपका एक्स डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज योर एक्स. ओके, तो आप सोचो, कोई स्प्रिंग है, उसको जब आप इधर खींचोगे तो स्प्रिंग आप पे फोर्स किधर लगाएगा? बोलो, इधर लगाएगा फोर्स. स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा, आप तो इधर लगा रहे हो, स्प्रिंग आप पे उधर लगाएगा. इसमें न्यूटन थर्ड लॉ है. तो स्प्रिंग को आपने इधर खींचा, तो स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप हुआ उसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, और जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स लगाना होता है. तो आइडियल स्प्रिंग के केस में क्या होता है कि द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. नेगेटिव साइन शोज, वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव साइन शो करने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग. अच्छा, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स.
तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखो बेटा, एफ एस का मैग्नीट्यूड हो जाएगा माइनस के एक्स का मैग्नीट्यूड, दैट इज के इंटू मॉड एक्स, है ना, के इंटू मॉड एक्स, समझे। मॉड मतलब सिर्फ वैल्यू लेंगे, है ना, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, सो दैट विल बी योर स्प्रिंग फोर्स। चलो यहां तक पहले नोट करो, फिर मैं इसके वर्क की बात करता हूँ, वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात करूंगा। चलो आज बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, ये सारी चीजें, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशन का वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना। नहीं नहीं, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर, आज और अगले क्लास में, है ना। सीबीएसई लेवल पे 1 क्लास और करा देंगे, प्रैक्टिस थोड़े क्वेश्चंस करिए ना, है ना। मैंने मैं टाइम बता दूंगा, अभी पढ़ाने दो अभी पढ़ाने दो, अभी ध्यान इधर पढ़ाने पे, उधर सोचने लगूंगा तो फिर ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा, गलत चलत बता दूंगा, फिर बुला लूंगा मैं, है ना, इसे चलो करो करो, ध्यान दो बेटा इधर, ज्यादा टाइम नहीं है आपके लोगों के पास, है ना। दिसंबर तक में मुझे, इस दिसंबर खत्म होने से पहले मुझे आपका पूरा सिलेबस बराबर पे ला देना है। 2 मिनट रुकना बेटा। हो गया बच्चों? नो थोड़ा जल्दी लिखो बेटा। वैसे आपका इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला भी चीज कुछ कुछ है, तो पढ़ाएंगे वो। चलो हो गया। चलो देखो यहाँ तक हो गया। देखो निशांत डन बेटा। यस सर। चलिए, सो दिस इज द स्प्रिंग फोर्स, है ना। स्प्रिंग का जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पर के का क्या नाम है, के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, और स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट और स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ये सब नाम यूज होता है इसके लिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। चलिए, डन अप टू हियर।
कर रहे हैं? आप खाना खा लिए ना? खाना खा लिए? चलो ठीक हो गया। देखो, so work done by spring force, we will see the work done by spring force. देखो बेटा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ध्यान से देखो। सो सिंस F इक्वल टू, है ना, माइनस के एक्स, तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। देखो, कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है ना, क्योंकि एक्स पे डिपेंड कर रहा है। हम जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर यहाँ पे फोर्स डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स में वर्क डन कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन के थ्रू, है ना। तो पहले हमें छोटा सा वर्क डन निकालना होगा, डी डब्ल्यू। सो देयरफॉर वर्क डन इन dx डिस्प्लेसमेंट, dx डिस्प्लेसमेंट, तो उसको नाम देंगे, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन हुआ उसका नाम दिया डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू मतलब बहुत थोड़ा सा वर्क, टेंडिंग टू जीरो। तो डी डब्ल्यू विल बी एफ डॉट डी एक्स। एफ का मैग्नीट्यूड ये क्या हो जाएगा? एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब जरा सोचो बेटा कि फोर्स, मान लो हम इलोंगेट कर रहे हैं स्प्रिंग को, तो अगर ये नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, ध्यान से देखना, कहां तक? यहां तक नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, ये पॉइंट तक, दिस इज द नेचुरल लेंथ एल नॉट। तो ये आपका इलोंगेशन रहा एक्स, ये एक्स रहा इलोंगेशन। अब आप इसमें फर्दर dx इलोंगेशन कर दो, dx, है ना। जब मैं स्प्रिंग को x डिस्टेंस से, ध्यान से देखो, जब मैं स्प्रिंग को x डिस्टेंस से खींचे रहूंगा, उस समय स्प्रिंग फोर्स कितना लगाएगा? उस समय स्प्रिंग फोर्स लगाएगा kx, kx मतलब इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड क्या होगा? kx। और हमने उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx किया। dx क्यों किया? क्योंकि ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करने से क्या होगा? फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी, है ना। तो हम टेंडिंग टू जीरो, एक एकदम एक एटम के बराबर का डिस्प्लेसमेंट किया, जिससे एक्स की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज ना हो, और हम उसको वर्क डन निकाल सकेंगे फोर्स इनटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करके, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेकर के। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो डॉट प्रोडक्ट मैंने क्या पढ़ाया था, ये भी आपका छूट गया है। वेक्टर ए डॉट बी, देख लो, इसका रिजल्ट होता है स्केलर। क्या होता है रिजल्ट? स्केलर। और इसकी वैल्यू आती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है? थीटा जो है आपका दो वेक्टर के बीच का एंगल है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर का बीच का एंगल अगर थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट इज ए बी कॉस थीटा। और बाकी चीजें भी उसमें बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ाया गया है, सब करो। ठीक है, तो देखो, पूरा नोट्स बना लेना, जहां जहां डाउट लगेगा 2 बार पढ़ लेना, तो डाउट लगेगा मैं कल बता दूंगा, है ना। चलो देखो, अब यहाँ पर आपने dx डिस्प्लेसमेंट किया, तो dx डिस्प्लेसमेंट के एक ही डेरिवेशन है जो थोड़ा सा आपको लगता है, क्योंकि इंटीग्रेशन है, बाकी सब इजी है इसमें डेरिवेशन, है ना। कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखना है। तो जब आपने dx डिस्प्लेसमेंट किया, तो dx डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि इतने में हमें वर्क डन निकालना होगा। तो वर्क डन तो हमारा ये हो गया ना, ये डायग्राम बना लेना। तो ये वर्क डन हो गया। सो हाउ कैन यू फाइंड दिस वर्क डन? दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू, देखिएगा, ये जो वर्क डन है, नहीं एक्स क्यों करेंगे, जो है वही ना करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ dx इनटू cos थीटा। अब देखो dx का डायरेक्शन किधर है? dx का डायरेक्शन इधर है, और जो फोर्स लगा है फोर्स का डायरेक्शन इधर है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है ना। तो कितने एंगल पे है f और dx? देख के बोलो, 180 हो गया ना। ये हो गया f का डायरेक्शन, और ये हो गया आपका dx का डायरेक्शन। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? 180 डिग्री। तो थीटा की जगह क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा, ए बी कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो बेटा फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है?
फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका हो जाता है kx और dx तो dx हो गया इंटू cos 180 माइनस 1 है ना, सिंस cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 होती है। मैंने कल बताया था आपका 180 डिग्री तक ग्राफ, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री पे 0 और 180 डिग्री पे वैल्यू -1 और यहाँ +1 है ना। तो 180 डिग्री पे ये क्या हो गया आपका थीटा और ये हो गया cos थीटा। तो ग्राफ बताया था मैंने, तो cos 180 डिग्री -1 होता है, तो इसलिए आपने इस तरह से लिख दिया। Therefore, dw will be equal to minus kx dx। अब आपको टोटल वर्क डन चाहिए, कब चाहिए? जब मान लो आपका स्प्रिंग में, इधर इधर ध्यान देना, जब स्प्रिंग में इलोंगेशन x1 है और x1 से हमने कितना कर दिया x dx तो कर लिया, अब x2 तक ले गए, तो हम सारे dx dx के लिए जोड़ेंगे, एडिशन का मतलब इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेट करेंगे, है ना। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना है, तो पहले यहां तक कर लीजिए फिर आगे इंटीग्रेशन का बताते हैं। करो, छोड़ना बहुत भारी पड़ेगा क्लास। बेटा ऐड क्यों नहीं करते जाते, इंटीग्रेशन डायरेक्ट जो हम ऐड करते हैं ना, आप सोचो टेंडिंग टू 0 है ना, कितनी बार ऐड होगा? इनफाइनाइट टाइम ऐड होगा। इनफाइनाइट टाइम आपको सारी दुनिया के लोग पूरे यूनिवर्स के लाइफ तक भी करते रहे तो नहीं कर पाएंगे। वो तो मैथमेटिकल टेक्निक है ना, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लगा देंगे, ऐसे ऐड करने बैठोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, है ना। ओके, तो dw है ना -kx dx। अब dw को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब हर एक dw को dw 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 सारे dw को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन w आ जाएगा। उसको कर, हाँ x नहीं आएगा, w आएगा। x क्यों आएगा? अरे भाई हम dw को ही तो इंटीग्रेट कर रहे हैं। dx को नहीं कर रहे हैं इंटीग्रेट, dx तो इंटीग्रल एलिमेंट कहलाता, ऑपरेटर है ये। अच्छा तुम बोलो, जब ऐड किसको कर रहे हो? 2 + कर रहे हो, बताओ। हेलो, 2 + 3 में ऐड किसको कर रहे हो? ये बताओ। दोनों क्या करते हो? दोनों को थोड़ी कर रहे हैं, 2 और 3 को कर रहे हैं। तो दोनों को क्यों बोलते हो? आपको दिख नहीं रहा है 1 2 1 3 है? एग्जैक्ट बात बोलो ना, है ना। ओके, अगर मैं पूछूंगा आपका नाम बताओ तो आप बोलोगे मैं एक लड़का हूँ, लड़का तो सब है ना। अरे नाम बताओगे ना, एग्जैक्ट बताओगे ना, अरमान बोलोगे ना, या ये बोलोगे अच्छा मेरे पापा ने जो मेरा नाम रखा है वही मेरा नाम है? वो तो सबका वही होता है ना। ऐसा चीज मैं पूछ रहा हूँ, ऐड किसको कर रहे हैं? 2 और 3 को। अच्छा प्लस को भी ऐड कर रहे हैं, क्यों? प्लस को ऐड कर रहे हैं तो बता रहा है वो ऑपरेटर है ना। प्लस क्या है? ऑपरेटर है। आप जब इंटीग्रेट करते हैं, जब आप ऐसे लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ y dx, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, अरे यार x, हाँ ऊपर ऊपर, हाँ क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ते हैं, विद रिस्पेक्ट टू dx। क्यों dx? तो ये y dx, ये सिंबल जो है, ये सिंबल किस चीज का है? ये इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x का है ना। तो ये dx क्या है? इसका इंटीग्रल ऑपरेटर है। ये इंटीग्रल ऑफ dx, ये इंटीग्रल ऑपरेटर ये बताता है कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अगर मैं लिखता हूं, अच्छा अगर मैं सिंपली ऐसे लिखूं, क्या होता है? मैं भी बोलूंगा आप भी बोलेंगे, लोग कहते हैं इसको इंटीग्रल ऑफ dx। इंटीग्रेट हम dx को नहीं कर रहे हैं, ये शॉर्ट में बोलने के लिए लोग बोल देते हैं, है ना, बोलने के लिए बोल देते हैं। ओके, समझे? समझा? ये सब कई बार होता है घर में, पानी टंकी चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, पानी भरता है, तो लोग क्या बोलते हैं, है ना, कई बार बोल देते हैं मोटर भर गया है पानी बंद कर दो, है ना, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन क्या है, पानी भर गया है मोटर बंद कर दो। क्या बात बोलेंगे मोटर बंद कर दो,
है ना, पानी भर गया है, पानी नहीं भर गया है, टंकी भर गया है पानी से, वो चीज है ना। तो आम बोलचाल की भाषा में लोग बोलेंगे भर किसको रहे हैं, पानी को भर रहे हैं कि टंकी को भर रहे हैं, है ना। ओके, वो चीज है, तो लोग बोलते हैं ना, गॉट इट, समझे। तो बोलचाल की भाषा में लोग ऐसे बोल देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, है ना। लेकिन ये है क्या, इसमें मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है बोलो, यहाँ पे क्या है, फंक्शन क्या है, डीएक्स तो नहीं है, इंटीग्रल फंक्शन को यार ये तो ऑपरेटर है। मैंने जैसे यहाँ पूछा कि ऐड किसको कर रहे हैं, तो 2 और 3 को, यहाँ पे y है ना फंक्शन, तो यहाँ पे y की जगह क्या है, कैसे कुछ नहीं है, देख के देखो, बहुत कुछ दिखेगा। तो 1 कुछ भी नहीं होता है, हाँ, तो बेटा वही तो है ना। ओके, 1 है, कई बार आप लोग कहते हैं 0 है कुछ नहीं है, 1 है कुछ नहीं है, 1 और 0 कुछ भी बहुत कुछ है। तो हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1, y कहाँ है, y तो यहाँ मतलब 1 को कर रहे हैं। जैसे यहाँ बोला इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू, हाँ एडिशन ही है वो, क्या है, कॉन्टिन्यूअस बॉडी पे, वो कैलकुलस में आता है ना। तो बेटा स्टार्टिंग से समझने के लिए फिर मैं 2 क्लास इन बच्चों को बैठा दूं, हाँ ठीक है। अब क्लासेस मिस करोगे तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस कभी नहीं दूंगा, याद रखो। 2 क्लास बहुत होता है बेटा, बहुत होता है ना। 2 क्लास में अपने चैप्टर का शुरुआत आधा चैप्टर मिस कर दिया, है ना। वो चीज है। आप उस दिन एसपीडीएफ पूछ रहे, एसपीडीएफ पूरा पढ़ाया, हाइब्रिड वो मैंने क्वांटम नंबर पूरा पढ़ाया और सब आप मिस कर गए हैं केमिस्ट्री में, 2 क्लास केमिस्ट्री में मिस किए हैं। तो और कल भी मिस किए हो, तो 2 क्लास में सारा खत्म हो गया। अब बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फिर आपको समझ, हाँ वो तो मुझे देखना पड़ेगा, है ना। आपने मैसेज भेजा था रिकॉर्डिंग करने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, हाँ वो किया हुआ होगा, मैं परसों वाला तो वहाँ वही आधा जितना हुआ था। तो बेटा आप रिकॉर्डिंग करने के लिए कभी मैसेज भेजे थे, चलो देखो, चलो बातें ना करो, देखो, है ना, बातें नहीं करो, ध्यान दो, है ना। इंटीग्रेशन अब पढ़ोगे बाद में, अभी बस बेसिक समझ लो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों को जोड़ देना, है ना, वो चीज है। अब आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला लगा देना है इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन का टेंशन मत लो, समझे। तो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, वहां पे आ रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन अलग से क्या, इंटीग्रेशन तो पूरा आपका 3 महीने चलेगा 12th में, 3 महीने, 3 चैप्टर है इंटीग्रेशन पे, आज मतलब 40% सिलेबस ही इंटीग्रेशन है आपका 12th में, 11th में तो नहीं है ना। ओके, 3 चैप्टर है उसके, ऐसा थोड़ी है। चलो देखो 2 महीने लगभग चलता है ना। तो अभी बस बेसिक सा चीज है, वो सब जानो। अब आप लोग दिसंबर में आओगे ना, बोलोगे सर बेसिक कैलकुलस पढ़ा दो, तो जनवरी तो उसी में निकल ही जाएगा। ऐसा तो फिर वही चीज है ना, कि वो सब अब मैं पढ़ाने लगूंगा तो फिर सारा चीज छूट जाएगा। हाँ, तो जहाँ जरूरत है वहां तो थोड़ा बताऊंगा ना, तो रटो ना। हाँ, वही है, मैं यहाँ पे जो कह रहा हूँ उसको सुनो सुनो, समझो। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर है, तो इंटीग्रल ऑफ डीएक्स, इसको इंटीग्रल ऑफ डीएक्स का मतलब क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पढ़ा ऐसे जाता है पर शॉर्ट में लोग बोल देते हैं। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था कि इसमें एक्स को कर रहे थे हम, एक्स को क्यों करेंगे हम, हमारा निकालना क्या है, ये डी डब्ल्यू क्या है, डी डब्ल्यू वर्क है, तो फिर एक्स को तो नहीं करेंगे, ये हम डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो गया, के एक्स हो गया ना, तो हमारा हो गया के एक्स डी एक्स, वो अलग बात है, या ऐसे कहोगे तो एक्स हो जाएगा। हाँ, dx, जैसे यहाँ पे y की जगह क्या है, x है, तो x को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, बिल्कुल
x को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसे ऐसे लिखा रहे हैं x का पावर 5 dx, इसमें हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, 5 को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, बिल्कुल वो चीज है, समझे। चलो ठीक है, तो यहां तक लिख लिया। अब देखो, अब हमारा डी डब्ल्यू है ना, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो डी डब्ल्यू, अब ध्यान से सुनो, पहले सुनने पे ध्यान दो। हमने इलोंगेशन कहां से कहां किया, इलोंगेशन हो सकता है, कॉम्प्रेशन हो सकता है, कुछ भी व्हाटएवर। हमने इलोंगेशन किया x1 से x2। मान लो इनिशियली इलोंगेशन कितना था, x1, और फाइनली क्या था, x2। सो लेट द स्प्रिंग इज elongated from x1 to x2, then let the spring is elongated from x1 to x2, then उस केस में क्या हो जाएगा, अगर स्प्रिंग आपका x1 से x2 इलोंगेट हो रहा है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, देखिए कि टोटल वर्क डन बाय द स्प्रिंग W will be equal to integral of dw from x1 to x2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस kx dx, एक सेकेंड थोड़ा नीचे लिखते हैं, दिस इज माइनस kx dx फ्रॉम x1 to x2, यहां तक लिखो। अब मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, कांस्टेंट देखो, जब भी हम किसी ध्यान से सुनना, पहले कर लो उसको, बताते हैं फिर कर लो। यहाँ तक करो, एक बार रिवाइज करो तो आप लोग यहाँ तक जो लिखा हुआ है रिवाइज करो। क्लास बिल्कुल मिस नहीं करो बेटा, है ना, एक भी क्लास मिस मत करो। अब नहीं होगा, अब तो फंक्शन हो गया, चलो ठीक है। फंक्शन के चक्कर में मेरा काम खराब हो जाएगा ना, मैं कैसे कराऊंगा सर, कोई बात नहीं सर, आपको क्या है, आप टेंशन मुझे कुछ भी टेंशन है, पास
हो गया? हो गया सर। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब देखो नोट में लिखो इसको, नोट में इस बात को लिखो, इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n dx, जहां n आपका कोई भी नेचुरल पावर होगा, है ना, बट नॉट इक्वल टू -1 के लिए ये फॉर्मूला नहीं होता, ये x टू दी पावर n dx हो जाता है आपका x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब x की जगह कोई भी हो सकता है ना, t dt हो सकता है, t होगा तो t हो जाएगा, जो भी वेरिएबल यहाँ होगा यहाँ होगा। अब मैं लिखूं अरमान टू दी पावर n, तो d ऑफ अरमान हो जाएगा, जो भी रहेगा, है ना, मतलब जो यहाँ है वो चीज। x तो एक सिंबल है ना, जैसे तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो, तो क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर में क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा? फॉर्मूला तो वही ना है कि x प्लस वाई के लिए अलग याद करोगे, है ना, वही चीज है। तो हाँ, ये याद करना, x टू दी पावर n प्लस 1 का x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब आपको ये करना है, जैसे कि मान लो fx dx का इंटीग्रेशन अगर gx है ना, तो अगर आप कर रहे हैं x1 से x2 इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो लिमिट कैसे रखते हैं, ये x1 x2, तो जहां जहां g में x आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे fx क्या हो गया, fx हो गया x टू दी पावर n, तो gx क्या हो गया x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, है ना, ये भी तो x का फंक्शन है। यहाँ देखो ये x का फंक्शन है, तो ये भी तो x का फंक्शन है, x ही तो है यहाँ, n तो कोई नंबर है। ये फॉर्मूला आपका किसके लिए, n नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि देखो -1 रखोगे n को तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, ओके, n को अगर आपने -1 रखा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, है ना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, हाँ, इस फॉर्मूले में -1 नहीं होगा, -1 के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, फिर अलग चीज है वो, है ना। तो यहाँ देखो, तो fx dx का इंटीग्रल अगर x1 से x2 है, तो मान लो fx dx का इंटीग्रल gx है, तो यहाँ भी लग जाएगा x1 से x2, तो पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट ये हो गया, कहाँ, जहाँ x है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी gx2 माइनस gx1, है ना, g की वैल्यू x2 रख के और g की वैल्यू x1 रख के। g तो फंक्शन का नाम है, समझे, g fx मतलब क्या होगा, फंक्शन ऑफ f, अब हर जगह f ही नहीं ना लिखेंगे, है ना, समझा, वो चाहिए। इसलिए मान लो fx आपका यहाँ क्या है, x टू दी पावर n, और gx क्या है, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, है ना, वो हो गया क्या, तो अरे भाई इंटीग्रेशन तो कुछ भी हो सकता है ना, सिर्फ यही तो नहीं हो सकता है, तुमको sin x भी तो हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx होता है आपका माइनस cos x, तो यहाँ पे ये तो सिंबल है ना जी, तो fx की जगह क्या हो गया और gx की जगह क्या हो गया माइनस cos x, तो ये कोई फॉर्मूला तो नहीं है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है ना, क्यों, दिखा सकते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है, दिखा नहीं सकते, यही करना होता है, इसकी वैल्यू होती है, समझा, हाँ, उसका जो रखेंगे, मतलब इसको रख के ऐसे लिखते हैं, ये तरीका है, तो मैं वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, हमारे पास, हाँ, तो वही, क्योंकि यहाँ पे देखो x का पावर क्या है 1 है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया सिंस w इक्वल टू माइनस के इंटीग्रल ऑफ n की पावर, जो n खुद ही पावर है भाई, n की वैल्यू, n की पावर क्यों रखोगे, तो यहाँ x1 से x2, तो n की वैल्यू यहाँ 1 है, हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो बस वही तुम्हें ध्यान रखना है, आपको इस फॉर्मूले पे ही सारा आएगा, एक दो फॉर्मूला और जो है वो समय लिखाया होगा आपको लास्ट टाइम, तो ये इंटीग्रेट हो गया, अब ये साइन नहीं रहेगा, इंटीग्रेट होने के बाद ये आ रहा है, ये हो गया x टू दी पावर 2 बाई 2, है ना, और लिमिट फ्रॉम x1 टू
x2। हाँ, अब जहां जहां x है वहां वहां x2 और x1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर, है ना, ये हो गया माइनस के x2 स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 स्क्वायर बाई 2 आ गया ना। एक बार पूरे फंक्शन की वैल्यू x2 रख के, कहाँ रखोगे x2, जहां जहां x है, यहाँ तो x यहीं पे है तो रख दिए, और उससे में से माइनस कर देंगे जहां जहां भी x है वहां वहां x1 रख के, तो क्या आ जाएगा x2 स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 स्क्वायर बाई 2 आ गया। अरे भाई जहां जहां x है वहां वहां x2 रखो। लेकिन इसमें x1 x2 दो हो गया ना, तो x1 तो स्क्वायर हो गया इसलिए। अरे यार दो कहाँ हो गया, x पे रखना था ना, x की जगह x2 रखा है, स्क्वायर तो रहेगा ही ना अपनी जगह, स्क्वायर तो नहीं हट जाएगा। आपको किसकी जगह x2 रखना है, x की जगह या x स्क्वायर की जगह, ये बोलो क्या बताया है मैंने, x की जगह। तो x की जगह जब रखोगे तो यहाँ पे x का स्क्वायर है तो x2 का भी तो स्क्वायर बनेगा। हाँ सर ये दो दो x हो गए, दो दो तो है ही ना, x1 से x2। वो दो नहीं, एक वो x स्क्वायर वाला भी x हो गया, उसको कुछ और वेरिएबल दे सकते हैं। वेरिएबल और क्यों दे रहे हैं, जो है सो है, रहने दो, है ना। इतना तो समझो, पहली बार थोड़ी मैथ में वेरिएबल रख रहे हो, 5वीं क्लास से बच्चा वेरिएबल पढ़ना शुरू कर देता है, क्या एक्स होता है। अच्छा ये सब नहीं पढ़े हो कि लेट एक्स माने इक्वेशन नहीं पढ़े हो, तो कैसे वेरिएबल आज तक नहीं पढ़े हो, सॉल्व नहीं किए हो इक्वेशन वगैरह। हाँ तो क्वेश्चन नहीं आते ऐसे तो बेटा, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कोई अगर मुझे बोलेगा कि सर हमने एबीसीडी भी नहीं पढ़ के आए हैं 11th में आगे, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। वही ना मैं कह रहा हूँ, अरे कम से कम कुछ तो पता होना ही चाहिए ना। पता है सर, कंफ्यूजन हो गई, इंसान हो गया। बिल्कुल इंसान हो बेटा, मैं कह रहा हूँ कि वेरिएबल को तो रख ही सकते हो ना जी। एक्स वेरिएबल है, x1 x2 अलग है, x1 x2 क्या है, वैल्यू है। तभी तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि x की जगह कुछ और रख लेते तो इजी हो जाता, बस यही तो कह रहा हूँ। जब फॉर्मूला में x रखे हुए हैं तो फॉर्मूला में और कुछ कैसे रख दें, और फॉर्मूले को चेंज कर दूंगा क्या, फॉर्मूले में y रख दूंगा, तो पूरी बुक ही चेंज कर दूं, है ना। मैं क्यों करूं, आपको दिक्कत हो रही है ना, मुझे क्यों नहीं होती। हाँ तो आप कंफ्यूज होते रहोगे, फिर उसकी जगह इस चीज को पकड़ो। सर जो पढ़ा रहे थे इधर सुनो, जब आप स्प्रिंग में फॉर्मूला लिख रहे हो x, तो x की वैल्यू आपको x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, तो x में x नहीं रखोगे, x में y रखोगे, y में x रखोगे और z में p रखोगे, तो और कंफ्यूजन होगा। x में क्या रखेंगे, x को तो x के टर्म में ही ना देंगे, x की वैल्यू x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे वेरिएबल सिंबल के टर्म में, और क्या लिखोगे, तभी तो कन्वीनियंट रहेगा। अगर स्प्रिंग में आपने लिखा है इलोंगेशन x है, तो इनिशियल इलोंगेशन है x1, फाइनल है x2, तब रख लो, लेकिन वो आप ही को कंफ्यूज करेगा, है ना। अब मान लो अगर फोर्स y में भी लग रहा है, तो y के लिए क्या रखोगे, y के लिए तो y ठीक है, y के लिए y ठीक है, तो x के लिए x क्यों नहीं ठीक है। तो हमारा जो ये है सर x1 और x1 x वैल्यू ना, तो x की वैल्यू में s रखोगे और s की वैल्यू में p रखोगे। आप वही सर में समझ गया। अरे भाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये वर्क डन आपका आ गया कि जब आप x1 से x2 इलोंगेशन करोगे, है ना, तो स्प्रिंग का वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस हाफ माइनस k/2 इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। चलो इसको नोट कर लो, कम ऑन, ये फॉर्मूला आ गया वर्क डन का स्प्रिंग में। अभी अब अगले क्लास में जब पढ़ोगे तो फॉर्मूला और आसान हो जाएगा, जब पोटेंशियल एनर्जी है ना, जादू के साथ चल जाएगा, कुछ नहीं काम करना।
मेरा पास 25 से पहले 25 से पहले मेरे को बुक नहीं करना है, एडवांस की है। तेरे मामा का है, बुक तो होता है, एक्सेप्ट बोलते हैं डीजे वाला भी आता है, वही नहीं करता डीजे वाला, ऐसे लेके आता हूँ। अरे तो फिर पहले यार घूमने रहूँगा, घूमने जा रहा हूँ, नहीं होगा। अबे अभी यही अगर मैं द्वारका मूवी में गाड़ी क्या बोल रहा है, अगर मैं वैसे बोल रहा हूँ तो मेरे दोस्त अभी वाले उसको मारना क्या है? अबे पूरे हल्के हल्के कल तो ये बात नहीं करी अबे तो लिख ले मेरे को बुला लेगा तो मेरे को बुला लेगा तो बोलेगा अबे भाई मेरे को डर नहीं लग रहा तू पास लेगा मेरे को अपना ही नहीं भरोसा ना मैं भी तो पढ़ रहा हूँ बेटे मैं घर पे लेके आइडिया डाली मैंने पढ़ रहा है भाई पढ़ रहा हूँ देखने तुझे छोड़ दे मुझसे पूछो एनसीईआरटी से हैं कोई सा भी पूछो एक कुछ में केमिस्ट्री एक में फेल हो गया फिर तो फेल ही है असल क्या कहते हैं तुझे आते हैं उनके कौन चैप्टर के बाद चेक कर इसके सब मेडिक्स के बाद मेरे को आता है बनाता है मन का काई दे मन का काई दे बहुत अच्छा आता है मतलब तू आता है तू अगर लेता है सर मेरे को पूछे नहीं आता पर पास हो गए 2-3 नंबर अच्छा ऐसे नहीं होता बेटे 2 नंबर में 3 नंबर मिल जाएगी 3 में 1.5 मिले 2 मिले 1.5 मिलेगा ये हो जाएगा ऐसे होता भाई मैं तो पूरे कर रहा हूँ स्टार्ट नहीं करूँगा तो इंग्लिश मेजरमेंट पूरे दे दिया बैग दो ले जाएगा अरे मेरे को इसको ले जाना हाँ ओके देखो आगे बढ़ते हैं कि फॉर्मूला ध्यान में रहेगा वर्क डन बाय द स्प्रिंग माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ठीक है ध्यान रखिए अब x2 x1 जो भी हो इलोंगेशन कॉम्प्रेशन कोई फर्क नहीं पड़ता ध्यान रखना है वैल्यू बस रख देनी है ठीक है आप इलोंगेशन से कॉम्प्रेशन ले जाइए कॉम्प्रेशन से इलोंगेशन ये किसका वर्क डन है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ओके व्हेन द इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन चेंजेस फ्रॉम x1 टू x2 ठीक है चलो देखो तो एक बार मैं इसको समराइज कर दूं और फिर क्वेश्चन इस पे करो वर्क वो सब नहीं करना है अरे यार जब फॉर्मूला आ गया तो तुम dx निकालोगे हाँ वो तो डेरिवेशन करना है तो निकालोगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑब्वियसली न्यूमेरिकल फॉर्मूले से करोगे वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स व्हेन elongation or compression of spring changes from x1 to x2 x1 to x2 तो फॉर्मूला लिख लो देखो ये क्या हो गया W इक्वल टू माइनस WS मतलब वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ K इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर चलो इसको करो बिल्कुल बुक में से भी दे देंगे दे दो बुक
दिखाओ, बुक में है दिया हुआ क्वेश्चन पे, वर्क डन पे। डन बाय स्क्रीन पे क्वेश्चन है। कॉलिजन वगैरह सारा चैप्टर इसी में कर दिया, 2 चैप्टर इसमें मिला दिया है। कोई बात नहीं, वो पढ़ेंगे। बड़ा कर दिया है ना इस चैप्टर को, उसके बाद ये 2 चैप्टर कर दिया, ग्रेविटेशन तक नहीं रखा है। चलो मोस्टली कॉलिजन वाले ही क्वेश्चन है इसमें। स्प्रिंग का वर्क डन पे अंदर दिया हो, पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसके दिया नहीं है उस पे क्वेश्चन, डायरेक्ट चलो मैं देता हूँ। देखो क्वेश्चन इसमें नहीं है स्प्रिंग फोर्स के ऊपर। चलो हो गया ये क्वेश्चन आएगा नहीं फिर इससे। बेटा, नहीं है तो क्यों नहीं आएगा? हाँ? अरे भाई नहीं है तो क्यों नहीं आएगा? क्वेश्चन उसमें नहीं है तो क्या और जगह बुक में नहीं होते हैं? ये कोई आपका तो नहीं कि एनसीईआरटी में है तभी आएगा क्वेश्चन, वरना नहीं आएगा। तो टॉपिक है ना उसमें, जरूरी डायरेक्ट क्वेश्चन उससे हो ही, है ना? ओके, क्वेश्चन वही तो नहीं रहेगा, डेटा वही तो नहीं रहेगा। अब मैं क्वेश्चन में 1 लिखूंगा, आपको क्वेश्चन में 3 लिखा हो सकता है, क्वेश्चन वही तो नहीं रहेगा। चलो देखो, फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स व्हेन। अब उसमें जो क्वेश्चन है उसमें और चीजों का भी इम्प्लीमेंटेशन है ना? ये फॉर्मूला लग ही रहा है और दूसरे फॉर्मूले भी यूज हो रहे हैं, तो आगे का कौन सा, तो जब पढ़ोगे तब करोगे, है ना? वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स व्हेन the elongation of spring changes from 10 centimeter to 20 centimeter. Given the force constant of spring is, हाँ आप जो भी लिखना चाहो लिख लो, एक ही चीज लिखी है ना बेटा, 100 न्यूटन, या ऐसे कर लो 1000 न्यूटन पर मीटर, 1000 न्यूटन पर मीटर। चलो कर। ओके सर। थोड़ा आप ही इधर हो जाओ।
गलत है बेटा, मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर में कन्वर्ट किया सेंटीमीटर को, तो डायरेक्ट हो जाएगा। जो भी डायरेक्ट ही होता है, पहले मीटर में तो कन्वर्ट करो। सेंटीमीटर में करने से जूल में आंसर आएगा। जूल ऐसा ही यूनिट है ना बेटा, तो सबको ऐसा ही में करना होगा ना। आ गया बच्चों, निशांत गॉट इट? यस सर। चलो देखते हैं करके क्या आएगा। क्या नहीं समझना, फॉर्मूला में वैल्यू तो रखना है, वैल्यू रखने में क्या समझना है, समझना मेरे को पड़ेगा। हाँ, किसी को भी डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। x1 क्या हो जाएगा, x1 आपका हो गया 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 मीटर, 100 से डिवाइड हो गया। x2 क्या हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा। Therefore work done that is minus half k into x2 square minus x1 square, यानी कि वर्क डन हो गया माइनस 1/2 k is 1000 into x2 स्क्वायर, यानी कि 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। Got this? So how much you will get? ये हो गया आपको माइनस 500 x2 स्क्वायर दैट इज 0.04 माइनस 0.01, ये हो गया है ना 0.03, तो 0.03 हो गया, तो 0.03 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, तो -15 आ जाएगा ना बेटा, -15 जूल। कैसे, क्या मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो वैसे ही होगा जैसे आप करते हैं। हाँ, -15 जूल इज द आंसर। चलिए, तो सिंपल सा चीज था स्प्रिंग का, है ना। वर्क डन निकालना आपको, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल माइनस हाफ के, आसानी से हो जाएगा जहां भी हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग की जरूरत पड़ेगी। अब आइए ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। ग्रेविटी, ग्रेविटी इज mg, है ना, तो mg की बात करते हैं, फिर हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब की बात करेंगे। चलो अगला क्लास इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्लास होगा नेक्स्ट, क्योंकि थ्योरम्स वगैरह, लॉज वगैरह पढ़ेंगे, है ना। फिर आप जो है जितने भी क्वेश्चन है सबको वहां से मैं करा सकता हूँ एक बार जब आपका वो हो जाएगा तो। ओके, कॉलिजन वाले क्वेश्चंस नहीं, मैं टिक करा दूंगा कौन कौन से वर्क एनर्जी के हैं, कौन कौन से कॉलिजन पार्ट के हैं। तो कॉलिजन पार्ट आपको फिर जब पढ़ाऊंगा तो कराऊंगा, है ना, तो उनको आप करेंगे सॉल्व, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देंगे। देखो, तो यहां तक हो गया। सो नाउ
you will see work done by gravity. सेकेंड फोर्स देख रहे हैं, ग्रेविटी. ग्रेविटी का जो फोर्स होता है that is m into g. g का डायरेक्शन नीचे होता है. दिस इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स. तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होंगे उनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. अरे हो ना. The work done by conservative force do not depends on path, it only depends on initial and final position, है ना. इवन स्प्रिंग में x1 और x2 पे डिपेंड करेगा, आप कैसे इलोंगेट कर रहे हैं, ज्यादा टाइम लेकर, कम टाइम लेकर, ऐसे घुमा करके इलोंगेट कर रहे हैं या सीधे कर दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना. ओके. तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये सारा चीज आप नोट करेंगे. तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. इट डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और पॉइंट. इनिशियल फाइनल पॉइंट और पोजीशन पे डिपेंड करता है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. तो आपका स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल है, तो हर एक ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है. ग्रेविटी इज आल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स, mg इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सो दैट इज आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर. तो इसका भी वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना. अब देखो टेंशन तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया ना, है ना, एक्सटर्नल ही हो गया ना, उसकी बात नहीं करेंगे, है ना. फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है. देखो अगर इंटरनल लेंगे, एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल रहेगा. तो देखो यहाँ पर जैसे कोई बॉडी है, आपको कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी एच हाइट नीचे जा रहा है, एच हाइट नीचे जा रहा है, ध्यान से देखो, है ना. वैसे भी mg इज कांस्टेंट फोर्स. कांस्टेंट फोर्स में वर्क डन कैसे आ जाता है, डायरेक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करके, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना. टोटल डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप ए से बी ले जा रहे हैं बॉडी को, ऐसे ए से बी ले जा रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बॉडी का ए बी जो डिस्प्लेसमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. और बॉडी पे mg कैसे लग रहा है, mg भी डाउनवर्ड लग रहा है. तो बोलो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल सेम. कैसे एंगल का वैल्यू होगा ना, एंगल सेम का क्या मतलब है. सेम तो कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, वो भी सेम हो गया, 0 डिग्री है ना. चलो ध्यान रखो. ओके. तो एंगल जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा. यहाँ पे आपका वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो देखोगे, mg और डिस्प्लेसमेंट जो h है उसका डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट. तो mg का मैग्नीट्यूड हो गया mg, h का मैग्नीट्यूड h, है ना. और एंगल हो गया cos 0 डिग्री. यानी कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो गया mgh, अगर आप h हाइट नीचे जाते हैं. अब इसमें देखो केस 1 डाउनवर्ड, मोशन. अब केस 2 अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन. तो अपवर्ड मोशन के केस में क्या हो जाएगा, अपवर्ड मोशन मतलब आप बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं ऐसे. मान लो ये कोई पॉइंट सी है और सी पॉइंट से आप डी पॉइंट पे ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड ले जा रहे हैं. ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट. मान लो एच हाइट से ऊपर जा रहे हैं, है ना, एच हाइट से ऊपर जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर हो गया. और mg किधर लगेगा, mg तो नीचे ही लगेगा. तो इस बार जो एंगल होगा mg और h के बीच का एग्जैक्टली माइनस हो जाएगा, है ना, और कुछ नहीं होगा. बिल्कुल सही बात है ना. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इस केस में, जब आप ऊपर जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, तो इस केस में जो वर्क डन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा mg और h का डॉट प्रोडक्ट. तो mg हो गया, h हो गया cos 180 डिग्री, दैट इज माइनस. सो दिस मींस वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस mgh, है ना. ऑब्वियस सी बात है, जब हम नीचे जा रहे होते हैं तो हम फोर्स के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा. और जब हम ऊपर जा रहे हैं तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंगल इज मोर देन 90 डिग्री. और मोर देन 90 डिग्री के लिए cos थीटा नेगेटिव होता है, यहाँ 180 डिग्री है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा. जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं जनरलाइज करके बताता हूँ. कम ऑन, बहुत ही आसान है. 1.25 घंटे, 1 घंटे 15 मिनट, 10 मिनट और है.
फिर 15 मिनट के ब्रेक के बाद चलो नोट करो। उसके बाद से 3 टॉपिक और लेते हैं। है बहुत टॉपिक है, टेंशन ना लो। एनर्जी, अभी बुक भी जल्दी खत्म हो गई। हाँ ये बुक तो जल्दी खत्म। अभी एक बड़ा चैप्टर है, अभी तो आपने क्या क्या करा दिया वैसे? इसके पहले का सब करा दिया। 2 चैप्टर है, पहले वाले कुछ आते हैं वो भी करा। हाँ? पहले वाले सब कराया, तो अब आपको प्रिपेयर करना है ना। सेकंड तो कराऊंगा, एक ही साथ कराऊंगा, वो मसला है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग आपने किया है वो क्लास, फिर अभी कराएंगे। अभी आज उस दिन आपने आधा करा दिया, पहले का हाफ कराया, फिर कुछ कराया था। हाँ बस, बस छोड़ दिया। हाँ अभी अभी केमिकल बॉन्डिंग के पहले का सब खत्म करके फिर आगे केमिकल बॉन्डिंग पे आएंगे, है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट। केमिकल बॉन्डिंग आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। और वहां पर आपने फिर छोड़ दिया हाइब्रिडाइजेशन, एसपीडीएफ ऑर्बिटल। ये जो कल परसों कराया, अब भैया उसको कंप्लीट कर लो, है ना, नहीं तो फिर केमिकल बॉन्डिंग में कुछ ना समझ में आएगा। वहां पे पूरा यूज होगा इस चीज का वही ऑर्बिटल्स का। बॉन्ड बनता है तो एस और एस के बीच में, एस और पी के बीच में वही सब होता है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सब कुछ भी समझ नहीं पाओगे अगर नहीं करोगे। हो गया, चलो जल्दी करो नोट बेटा। बस इसमें जनरल केस बता दें ग्रेविटी का। देखो मान लो बॉडी यहाँ पर है, एमजी तो यूं लग रहा है, कहीं भी बॉडी रहेगा, यहाँ यहाँ कहीं भी रहेगा, एमजी तो नीचे ही लगेगा। एम मास का बॉडी है तो एमजी तो नीचे ही लगेगा। अब मान लो ये ए पॉइंट से आप मूव करके ऐसे कहीं पे आ गए, ये बी पॉइंट पे ले आए बॉडी को डिस्प्लेस करा करके, तो बॉडी का जो सिंपल तरीके से बना देते हैं, ऐसे कर लो। चलो डायग्राम गंदा हो जाएगा नहीं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही रहा ना, ये डिस्प्लेसमेंट रहा। ये मान लो कि एस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये तो पाथ है ना, ये तो पाथ है, तो पाथ से कोई मतलब नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स है, हम लोग देख लेंगे। वैसे भी कांस्टेंट है, mg इज कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स में वर्क डन कैसे निकालते हैं, है ना, सीधे फोर्स और टोटल डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करके, याद आ रहा है ना। ओके, तो ये देख लो, मान लो कि एंगल थीटा है बेटा इस तरीके से, तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ ध्यान देना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा mg इंटू एस इंटू कॉस थीटा, mg इंटू एस इंटू कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और mg के बीच का एंगल, mg इज फोर्स, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही तो होता है वर्क डन। तो mg इंटू एस कॉस थीटा, अच्छा एस कॉस थीटा क्या है, देखो ये हो गया एस, तो एस कॉस थीटा एस का कंपोनेंट है, यानी कि ये वाला पार्ट हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, वर्टिकल हाइट ही तो हो गया, कि वर्टिकली कितना नीचे आया है, यानी कि मैं इसको h कह सकता हूँ, सो दिस h इज इक्वल टू एस कॉस थीटा। यहाँ से फिर से आपका वर्क डन क्या आ गया, वर्क डन आ गया mg h, क्योंकि h इक्वल टू एस कॉस थीटा, दिख रहा है, कॉस थीटा भी लगाओगे तो क्या होगा, कॉस थीटा, दिस इज बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, वहां से भी आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी, यहाँ है ना, किसी पाथ पे, तो सिर्फ वर्टिकली कितना ऊपर गए हैं इस पे वर्क डन डिपेंड करेगा, साइड वाइज कितना गए हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा, समझे, ध्यान रखना। तो इस केस में बिल्कुल, तो डायरेक्ट आपको ये देखना है कि ऊपर कितना गए हैं, है ना, यानी कि ये बॉडी है, तो इस पे लगा mg
और इस बॉडी को आप घुमा करके यहाँ ले गए, यहाँ ले आए, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये रहा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकली कितना गए हैं ऊपर, उस पर डिपेंड करेगा। ध्यान रखना, वर्टिकली अगर ऊपर गए हैं h है, तो यहाँ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो माइनस mgh। ध्यान रखो, माइनस mgh। इज दैट क्लियर, है ना? वो चीज आप उसको भी कर सकते हैं, अगर आप ट्राइगोनोमेट्री लगा दीजिए, थीटा है, मान लीजिए एंगल थीटा है, तो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, mg, और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो गया, उसके बीच का एंगल हो गया आपको 180 डिग्री माइनस थीटा। दिख रहा है? अगर इस एंगल को थीटा बोल दे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आपका यही एंगल है ना, वेक्टर के बीच का एंगल यही, तो इसी का कॉस लेंगे। तो अब आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो जाएगा दैट इज mg डॉट s। तो mg डॉट s हो जाएगा बेटा mg इंटू s इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। ओके, तो दिस इज इक्वल टू माइनस mg इंटू s कॉस थीटा, और s कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये s है, ये s है, तो ये हो जाएगा बेस, तो h ही तो हो जाएगा आपका s कॉस थीटा। तो यहाँ से आ गया माइनस mgh। यहाँ पे आप चाहो तो फॉर्मूला इसको लिख सकते हो कि सिंस कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। चल, तो आज यहीं तक रखते हैं, है ना? अगर हम वर्टिकली h हाइट ऊपर चले गए, मान लो तुम यहाँ से यहाँ जाओ, या यहाँ से यहाँ जाओ, या यहाँ से यहाँ जाओ, या यहाँ से यहाँ जाओ, हाइट तो बराबर जा रहे हो, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh ही होगा। उसी तरह नीचे आएंगे, यहाँ से यहाँ जाए, या यहाँ से यहाँ आए, या यहाँ से इस पॉइंट आए, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh होगा। ये एक्सप्लेन करना आ सकता है। क्या समझ गया ना? समझ तो तो आ सकता है, पूछना चाहे तो टीचर पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे, है ना, कि एक्सप्लेन द वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना, एक्सप्लेन, है ना, द फॉर्मूला ऑफ या एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो आप एक्सप्लेन करेंगे इस तरह से। हाँ? सिर्फ ये वाला एक्सप्लेन कर दो तो हाँ चलेगा, दोनों केस कर देना, ऊपर नीचे दोनों का कर देना, है ना, बढ़िया है ना। और इसमें भी सर हमारे दो तरीके हैं, मान लो दोनों का कर दिया लेकिन इस तरीके से किया। सीधा वाला से हाँ, कोई दिक्कत नहीं, करो ना। ये सारा अरे सीबीएसई में तुमको चाहता है कि तुम प्रेजेंट कर दो सही से, ये एक्सप्लेन करने लगे हो। नहीं नहीं ये आप तो समझते ही थे, हाँ लेकिन ये ज्यादा आसान है। हाँ समझे, वो उसी से करना सीधा वाला। पता चला स्कूल में ढंग का टीचर नहीं हुआ तो उसको समझाना पड़ जाएगा कि ये क्या किया। समझे, कांस्टेंट फोर्स, ये सब एनसीईआरटी में सब है। टीचर भी सर 10th में जो मैथ पढ़ाती थी ना, हाँ। वो फिजिक्स पढ़ाती थी। मैं वही कह रहा हूँ,